ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋਨਿਕ ਫਟੀਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਮਾਲਜੀਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਕਿਉਂਕਿ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फाइब्रोमाइल्जिया और ये जो आपने बताया कि जो लोग हैं काफ़ी ग्रसित हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं कि उनको कभी ना कभी कोई सिर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द है, सुबह उठते हैं और स्टिफनेस है, टांगें दुख रही है और कुछ कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते और सारा दिन यही बस थकावट है जी, दर्दें हो रही है। और सभी डॉक्टरों के पास चले गए, टेस्ट करा लिए, सब टेस्ट नॉर्मल है और फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं है ना। विटामिन D भी खा लिया, विटामिन B12 भी खा लिया और दर्दें दूर नहीं हो रही। तो ये जो मेन जो प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स बोल देते हैं या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कह देते हैं भी फाइब्रोमाइल्जिया। अब फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो पेशेंट को उससे क्या लेना देना? वो कहते हैं जी आपको फाइब्रोमाइल्जिया, आप घर जाओ, बस यही रहेगा। तो पेशेंट अब कहता है कि अब मेरे को कोई ऐसी स्पेशल सी बीमारी लग गई है, उसका कोई इलाज तो है नहीं, मैं क्या करूं? तो भी मायूस होकर घर बैठ जाता है और कभी कभी पेन किलर खा खा के अपना गुजारा करता रहता है। अक्सर वुमेन को ये प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे आपने बोला ना लेडीज़ को, तो लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो इसमें आयुर्वेद जो है उसके कंसेप्ट यूनिक है। जो चीज़ें मॉडर्न मेडिकल फील्ड में एक्सप्लेन नहीं है वो उनका कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना, एक होता है पर, एक होता है अपर, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो जो पर मतलब कि जो नज़दीक, अपर मतलब जो दूर, तो जो समझ से परे हो। तो आयुर्वेद की ऐसी थ्योरीज हैं जिनको आप संस्कृत में लिखी गई हैं, वो पढ़ो और उसमें बहुत ज्ञान है और उसमें ये सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया या फटीग सिंड्रोम या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी बोलते हैं, कई उसमें लेग में प्रॉब्लम, टांगे कांपती रहती हैं रात को। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं तो वो आयुर्वेद में वर्णित है, एक्सप्लेन्ड है, तो उनको उस हिसाब से हम ठीक भी कर सकते हैं। सिंड्रोम मतलब बीमारी नहीं है, सिंड्रोम मतलब कुछ और ही है ना, और मिक्सचर है। अब अगर हम लोग देखें तो जो बीमारी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदर डॉक्टर्स, जो बीमारी समझ नहीं आती उसको बोल दिया जाता है कि तेरे को स्ट्रेस है, तेरे दिमाग में कुछ ऐसा बर्डन है, बोझ है, जिसकी वजह से तेरे को ये हो रहा है। तो फाइब्रोमाल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के मामले में भी ये बोला जाता है कि आपको टेंशन है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कुछ अलग अलग तरह की टेंशन्स बोली जाती हैं। तो वो है, तो वो मतलब क्या करे? वो बंदा सोचता है क्या मैं मर जाऊँ, अब क्या करूँ, अब मुझे मेरा इलाज नहीं हो सकता क्या? तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, होती क्यों है, कैसे हो जाती है, अच्छे भले शरीर को क्यों हो जाता है? हाँ देखो, डॉक्टर बोल देते हैं आपको स्ट्रेस है जी, आप साइकेट्री की दवाइयाँ खाओ, उनको लिख भी देते हैं, नींद की गोलियाँ दे देते हैं, मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर्स, और सब पेशेंट खा खा के थक जाता है। परंतु आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों को, जो सिंड्रोम है, उसको वात रोग बोला गया है। वात मतलब वायु, वायु से होने वाले रोग।
तो वायु से 80% रोग जो है आयुर्वेद में वात से ही बताए गए हैं, वायु से होने वाले रोग हैं। वायु की कहते हैं ना, पंजाबी में भी बोलते हैं कि वात की दर्दें हो रही है मेरे, वायु की दर्दें हो रही है, हवा वाई की दर्दें हो रही, हवा लग गई मैनू वाई दी दर्दा हो रही ने। तो वायु की जो दर्दें, वायु की वजह से जो स्टिफनेस एंड पेन है, तो हम वायु का जो कंसेप्ट है उसको समझे, वात पित्त कफ को समझे। वात, हमारा शरीर आयुर्वेद के हिसाब से 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो अब इन 5 तत्वों को जो हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 एनर्जीज, वो है वात पित्त और कफ। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि, और कफ मतलब पृथ्वी और जल, और वात मतलब वायु और आकाश। तो वायु और आकाश जो है लाइट हल्का लघु तत्व है, तो वो जो है वायु जो है किसी कारणों से बढ़ जाती है हमारे शरीर में। जब भी पेन होगी, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, चाहे वो न्यूरैल्जिया की वजह से, नर्व पेन है, चाहे वो सियाटिका है, चाहे कोई भी पेन है, वो वायु की इम्बैलेंस की वजह से होती है। और उसका रिलेशन सीधा सीधा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है, आपके खान पान से है, आपकी पक्वाशय से है, आपका मल क्लियर नहीं हो रहा उससे भी है, और आपका डाइजेशन ठीक नहीं है उससे भी है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको अगर वो अच्छे से पचे ना और अच्छे से असिमिलेट ना हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना हो बॉडी में, तो वो अध पका भोजन जो है वो कच्चा रस बनाता है, और उसको वायु जो है वो पूरे शरीर में घुमा देती है। तो वो बॉडी में लेथार्जी, हैवीनेस, टायर्डनेस और ऐसा थका थका सा महसूस करता है, और जो दिखाई तो देती नहीं। सुबह सुबह पेशेंट कहता है, लेडीज़ कहती है, मिडिल एज वूमेन होती हैं ज़्यादातर, वो कहती हैं, हाँ 35 से 50 के बीच में, वो कहती हैं कि हमारा सुबह शरीर झगड़ा होता है, पीठ अकड़ी होती है, स्टिफनेस हुई होती है, और या सारा दिन भी हमारा काम करने को दिल नहीं करता। तो वो ऐसे सिम्टम जो है, तो वो आम वात उनको हम कह सकते हैं। आयुर्वेद में आम वात की भी डिग्रीज होती है। आम वात जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाता है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसमें ज़्यादा सीवियर होती है। तो फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फटीग में आम वात की कैटेगरी है, परंतु इसे आम और वात है, और पर थोड़ा सा इसमें यह है कि फुल बॉडी एक सो होती है, जोड़ों के अलावा भी मसल्स में भी ऐसे लगता है किसी ने मारा है या कुटा है, या थकावट सी लगती रहती है, तो उसको आम वात कहा गया है। ये तो आपने बताया कि फाइब्रोमाइल्जिया, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा थका रहना, थकावट है, जान ही नहीं है, उठने को दिल ही नहीं कर रहा, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, घर में लड़ाई पड़ रही है कि तू उठ नहीं रहा, तू काम नहीं कर रहा। चाहे वो ज़्यादातर हम औरतों के मामले में अगर बोला जाए तो सास बहू की लड़ाई हो रही है कि मैं काम कर रही हूँ, ये पड़ी है आराम से, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है, और उसके बाद आगे घर टूटने तक बातें चली जाती हैं। तो क्या ये दोनों का आपस का नज़दीकी संबंध है, दोनों बीमारियों का? बिल्कुल, ये लगभग एक ही तरह की बीमारियां, जैसे मैंने बोला ना, आम वात एक ही से उसको आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, आम वात की कैटेगरी में। जैसे गठिया को भी इंक्लूड कर लिया मैंने इसमें, तो जो गठिया होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी इसी कैटेगरी में आयुर्वेद में आम वात जनित रोग बोलते हैं। आम जन्य डिजीजेस एंड वात जन्य, तो आम और वात का जब कम्बिनेशन होता है तो इस तरह की क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और ये जो फाइब्रोमाइल्जिया, तो ये उसी कैटेगरी के रोग हैं। तो ये हो गए बंदे को, खान पान बंदे ने सही नहीं किया, उसकी वजह से ये रोग होने शुरू हो गए हैं। तो जब ये रोग शुरू होते हैं तो मतलब पहले शुरू में क्या क्या उसमें क्या मतलब उसको लक्षण क्या नजर आते हैं उसमें? एक तो थकावट होती है, दुख रहा है, कुछ और भी होता है? आम बात के लक्षण, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जो स्टूल जो है वो ज़्यादातर बंद के नहीं आता, लूज आता है, पानी में डूब जाता है, चिपचिपा माल आता है, म्यूकस आता है। अगर आपको ये लक्षण नहीं आ रहे तो कई बार नहीं भी आते सभी पेशेंट में, 100 में से लगभग 50-60% पेशेंट को ये लक्षण आ जाते हैं। तो ये इससे एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से ये कनेक्टेड नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से कनेक्टेड है, क्योंकि म्यूकस बन रहा है पेट में, कच्चा रस बन रहा है, पेट में पच नहीं रहा। दूसरा सिम्टम ये है कि जो आपने बताया कि हैवीनेस और लथार्जी और टायर्डनेस, काम ना करना, कई बार जो है ओवर ठंडा सा महसूस होना, बॉडी ठंडी सी महसूस, हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं, बॉडी भी ऐसा लगता है किसी ने कोई लेप कर दिया हो। खून की भी कमी हो जाती है? खून की भी कई
कई बार कमी हो जाती है। तो अब विटामिन और न्यूट्रिशन खा खा के भी ये ऐसा फील नहीं होता कि ठीक हो रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारी भरकम कोई लेप कर दिया और उससे आप ठंडा सा हो जाता है शरीर। तो ये आम बात और इसके लक्षण है आयुर्वेद में बताया गया। और जीभ भी जो है कई बार कोटेड होती है। वो कौन से रंग की होती हैं वो भी बता दीजिए। वो वाइट कलर की जैसे कोट आ जाता है उसके ऊपर। उसमें ऊपर अगर जीभ साफ ना करे तो वो ऊपर वो मैल सी जमी रहती है। मैल सी जमी रहती है। वो भी आम बात का ही लक्षण है, आम रस का लक्षण है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कई बार अधपचा भोजन भी आ रहा है टॉयलेट में, तो वो भी आम का ही लक्षण है। तो वो भी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और इसमें आमतौर पे फाइब्रोमाइल्जिया में दिख जाता है। आम बात मतलब जो भोजन पच के नहीं जा रहा, आधा पचा भोजन जो है वो रस सही बन के नहीं जा रहा, वो हो रहा है। तो क्या इसका संबंध हम दांतों से भी लगा सकते हैं, क्योंकि दांतों ने चबा के अंदर भेजना है तब जाके अंदर जाके कुछ होना है। क्योंकि अगर दांत कमजोर हैं या दांत हम लोग सही में पचा के नहीं खा रहे या भागम भाग में खा रहे हैं या दिमाग कहीं हो रहा है खा कहीं हो रहा है, इससे कुछ संबंध जोड़ सकते हैं? नहीं, अकेला दांतों का रोल तो नहीं है। दांतों का रोल थोड़ा तो है ही है, क्योंकि पचा के चबा के तो अच्छे से खाना ही चाहिए। परंतु जो मेन रोल है हमारी जठर अग्नि का है। जो जठर मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टमक बोलते हैं, उसमें पूरी तरह से अगर मान लो अग्नि ना हो, जैसे आपने पतीली रख दी गैस के ऊपर और उसमें सारा कुछ डाल दिया पकने के लिए, भोजन सामग्री ज़्यादा डाल दी पचाने के लिए, और अग्नि जो है उसके नीचे गैस थोड़ी सी चलाई तो पकेगी ना, भोजन पकेगा नहीं। चलाई या फिर चला कर थोड़ी देर बाद बंद कर दी, बन गया होगा। हाँ, तो ऐसा भी कर दिया तो वो जठराग्नि है ही नहीं, तो क्या पचेगा, खाना क्या पकेगा। तो इस तरह से हम भारी भरकम खाना खाते रहते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, इमीडिएटली पानी ज़्यादा पी लेते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद साथ साथ पानी। तो खाने से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए पानी में, या पीना तो साथ में थोड़ा सा पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से भी जो आम रस का आप रोक सकते हैं। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो, एक तो भोजन गर्म खाना चाहिए, दूसरा जो है वो अदरक थोड़ा सा साथ में अगर ले लें तो उससे भी अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है। अदरक का अचार टाइप बना के साथ में रख लें, उससे खा सकते हैं। अचार भी चलेगा, परंतु अदरक का वैसे ही एक टुकड़ा साथ में खा लें, कच्चा खा लें, तो उससे एकदम से जो है, जैसे हवन सामग्री डालनी होती है ना एकदम से, या घी, जो स्निग्ध भोजन बोला गया आयुर्वेद में, वो जो ड्राई फूड नहीं बोला। ड्राई फूड का मतलब जैसे बिस्कुट हो गए, चिप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, उससे भी आमरस बनता है। तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद करें, अपना गरिष्ठ भोजन कम करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। अब लोग कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, हमसे तो एक्सरसाइज होती नहीं, हमसे तो चला नहीं जाता। आप एक्सरसाइज थोड़ी कर लो, शुरुआत तो करो, अपने हाथ पैर थोड़े से चलाने शुरू करो। लोग फिजियोथेरेपिस्ट रख लेते हैं कि वो आके टांगे हिला जाएगा मेरी, खुद से हिलाते नहीं। थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, जब शरीर में गर्मी आएगी तो जो ग्रीस जैसा सब्सटेंस है आम रस, वो अपने आप पिघलेगा। तो कुछ औषधियाँ हैं जो आपकी किचन में भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। की तरफ भी हम लोग आते हैं, तो जब हम लोग किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, किसी को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम हो गया, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात आपने की है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास तौर पर देखा जाए तो बहुत भयानक दवाइयाँ दी जाती हैं। उसमें एंटी कैंसर और बहुत सारी दवाइयाँ, स्टीरॉयड और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो आगे चल के बहुत भयानक जो है उसमें साइड इफेक्ट निकल के सामने आते हैं। ये तो होगा मॉडर्न मेडिकल साइंस में, और उसी में क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया, इसका इलाज कैसे किया जा रहा है? इस तो थोड़ा ये मैंने तो बता दिया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो ऐसे किया रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में कैसे इलाज किया जा रहा है? जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन दिए जाते हैं या पेन किलर दे देते हैं बस, या कोई कह देते हैं कैल्शियम आयरन की गोली खा लो या विटामिन डी का देख लो। तो या दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारी, थोड़ी सी सेक्रेटरी की प्रॉब्लम है, तो सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं, वो सेक्रेटरी की मसल लक्षण खाते रहते हैं लोग। तो उसके अलावा जो है आयुर्वेद में जो कंसेप्ट, उसमें कंसेप्ट ही नहीं है मॉडर्न सिस्टम है इस बीमारी का। तो बहुत भयानक रिजल्ट देते होंगे ना, क्योंकि अगर पेन किलर कोई भी खाएंगे वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसको एसिडिटी बनाने लगेगा, बहुत सारे और रोग देने शुरू करते हैं। हाँ, तो वो सिस्टम इस तरह से ठीक नहीं ना होता। तो उसको ठीक करने के लिए जो उसका रूट कॉज है उसको समझना पड़ता है।
तो ये जो मैंने आमरस का कंसेप्ट बताया आयुर्वेद के पॉइंट, उसको समझो, उस हिसाब से आप डाइट चेंज कर लो तो ठीक हो जाएगा, है ना। ये ठीक करने के लिए आपने डाइट के बोला, अदरक को आप किस लहजे से बोल रहे हैं कि एक तो अग्नि जठराग्नि को बढ़ाता है, क्या उसमें कुछ ऐसा रसायन भी होता है जिससे वो बॉडी के अंदर अपचन को ठीक करता है? अदरक अग्नि तो ठीक करता ही है, उसमें रसायन भी होते हैं, जिंजरोल टाइप के, जिंजिबरेसी फैमिली का अदरक प्लांट है। इस तरह के जो स्पाइसेस, विषव भेषज बोलते हैं इसको, अदरक को। विषव भेषज मतलब पूरे वर्ल्ड की, भेषज मतलब दवाई, विषव मतलब पूरे वर्ल्ड में इसके जैसी कोई दवाई नहीं है। तो बुखार को उतारना या जोड़ों के दर्दों को ठीक करना, आम रस से बुखार भी चढ़ जाता है कई बार, है ना, बुखार की फीलिंग होना। हाँ, वो वैसे थर्मामीटर में नहीं आता, ऐसे लगता है कि बुखार बुखार सी फीलिंग है, सिर टूट रहा है। तो अदरक हमारी जैसे क्रोसिन की गोली होती है ना, वैसे है, तो नेचुरल है। तो अदरक जो है, हल्दी है उसकी तरह की फैमिली की, उसी की फैमिली की है। जो हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, जो स्पाइसेस हैं, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। चलो, ये हो गया हमारा, जो जिससे हम लोग जो है वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि क्रॉनिक फैटी सिंड्रोम और जो फाइब्रोमियल्जिया की प्रॉब्लम जो है कुछ सॉल्व होगी। जैसे पिछली बार आपने बताया था कि कुछ काढ़ा हम बना के कर सकते हैं, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि कुछ अर्जुन छाल को बताया था, ऐसा कुछ ऐसा भी है हमारी मतलब सराउंडिंग एरिया में या रसोई में या आंगन में कुछ है? रसोई में तो जैसे मैंने बता दिया, आप जीरा, सौंफ और अजवाइन का एक एक चम्मच ले करके उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। डायरेक्ट करना है, जीरा, सौंफ और अजवाइन। तो अगर अजवाइन नहीं डालना चाहते तो धनिया भी डाल सकते हैं, तो डाल लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो वायुनाशक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कितनी कितनी देर उसको बॉईल करना है? उसको करीब 20 मिनट तक आपने बॉयल करना है। फिर एक एक चम्मच जीरा, सौंफ, अजवाइन उसको बॉयल करके, उसको छान करके आपने चाय की तरह पी लेना है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो एरंड का जो तेल है, कांटे कांटे होते हैं ना, वो मार्केट में मिल जाता है एरंड तेल, 1 चम्मच आपने रात को पीना है। उससे आपका जो आम मौत जिसको बोलते हैं वो भी भाग जाता है। नहीं, वो तेल से भाग जाएगा? सिर्फ तेल से आम मौत। पीने में कड़वा बढ़ा था नहीं? थोड़ा सा तेल की तरह होता है, परंतु आप 1 चम्मच पी लें, ज़्यादा कोई इतनी उल्टी तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आम पेशेंट को मैं देता हूँ। तो अगर चलो ये भी नहीं पीना, तो हार सिंगार का पौधा हर जगह लगा हुआ है। निर्गुंडी का पौधा आप नर्सरी से मंगवा लीजिए, निर्गुंडी और हार सिंगार, इसके पत्ते जो हैं उसको, उसका काढ़ा बना के रोज़ पीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल दे 1 चम्मच, निर्गुंडी के 3-4 पत्ते, हार सिंगार के 4-5 पत्ते, उसको आप, हल्दी 1 चम्मच, उसको बाकी सब चीज़ें भी डालना चाहते हैं डालें, पर ये 3 भी बहुत है। उसको टेस्ट के लिए आप इलायची डाल लो, थोड़ी दालचीनी डाल लो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डालो, उसको शक्कर डाल लीजिए, घी मत डालिए, उसको चाय बना रहे हैं हम। तो इसमें निर्गुंडी के पत्ते, हार सिंगार के पत्ते, और जो दालचीनी, इलायची और सौंफ भी डाल लीजिए, और इसकी गुड़ वाली चाय आप। हाँ, तो इस गुड़ वाली चाय से आपके जो फाइब्रोमियल्जिया नाम की भयानक समस्या है, आपकी दर्दें दुर्दे भाग जाएंगी। और ये सिर्फ फाइब्रोमियल्जिया की दर्दें नहीं, बाकी सारी दर्दें भी। और कौन सी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए अदरक डालें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जहाँ आ गया, अदरक जरूर डालें। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे आ गया, हल्दी जरूर डालें। हड्डियां घिस जाती हैं? जहाँ हड्डियाँ घिस जाती हैं, हड्डियों में दर्दें हैं, बॉडी में पेन्स हैं, तो ये सब चीज़ें डालने से। ऑयल उसके लिए करना है, हड्डियों घसने के लिए? नहीं, ये सब चीज़ें मैंने बताया, हल्दी हो गई, गुग्गल हो गया, है ना, और ये हार सिंगार हो गया। ऑयल तो वही अरंड का तेल है। अगर लगाना है तो उसको आप एक तिल का तेल ले लें। उसको मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ कि मान लो आप जोड़ों का दर्द हो, तो आपने तिल का तेल ले लेना 100 ml, उसको रख देना साइड में, अभी कुछ नहीं करना। आपने सीधा 200 ml लेना पानी, 200 ml पानी को उस पर चढ़ा देना गैस पे। उसके बाद उसमें डालना है करीब 4-5 निर्गुंडी के पत्ते, 1-2 अरंड के पत्ते, 1-2 हार सिंगार के पत्ते, उसमें हींग डालनी है, उसके अंदर अदरक डालना है 1-2 इंच का पीस, उसके अंदर हल्दी डाल दो 1-2 इंच का पीस, अगर पीस नहीं है तो वैसे चम्मच से हल्दी डाल दो 1 चम्मच,
है ना, हल्दी भी हो गई और अदरक भी हो गया, और इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये थोड़ा प्याज भी डाल दें, आधा प्याज डाल दें, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रहे हम, सोया मली बना रहे, तो काट के प्याज डाल दें। तो वो जब उबल के मैंने 200 ml पानी लिया था, जब वो 100 ml रह जाए तो उसको छान लें। अब आपके पास 100 ml तेल का तेल साइड में पड़ा था, 100 ml पानी आ गया, मतलब काढ़ा आ गया। अब 100 ml काढ़े को उस तिल के तेल में डाल दें। अब वो 200 ml हो गया। अब उस तिल के तेल को चढ़ा दें गैस पे। अब उसको उबालें, तो उसमें से पानी उड़ा दें सारा। 100 ml रह गया, उसको शीशी में डाल लें, उस पर लिखें मेरे जोड़ों के दर्द की रामबाण औषधि। उसको तेल लगाएं तो आपके जड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये मैंने दर्द ही ठीक होगा कि जोड़ के अंदर की जो प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होगी? ये जोड़ के अंदर की प्रॉब्लम, जिनको पर्टिकुलरली बोन और जॉइंट में पेन है, उसके लिए, जिसको पूरी बॉडी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी चलेगा और ऑस्टियो में ज़्यादा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। जिसमें घस गए ना, उसमें लुब्रिकेशन की ज़्यादा जरूरी है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा नुस्खा है। ये आपने 4-5 पत्ते उत्ते बता दिए, वो चलो पता नहीं कहाँ से मिलेंगे लोगों को। जब अगर लहसुन डाल लें थोड़ा सा, पत्ते ज़्यादा नहीं, जितने पत्ते मिलते हैं उतने डाल लो। लहसुन डाल लो, लहसुन तो मिल ही जाता है। लहसुन मिल गया, अदरक मिल गया, प्याज मिल गया, है ना, दालचीनी मिल गई, हल्दी भी मिल गई, तो और वो नहीं मिलेगा वो रंड रह गया, हारसिंगा रह गया, वो आप माली को कह कूके किस तरीके से मंगवा लें, वो भी मिल जाएगा। आप मिल जाता है। आपके पास भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मतलब जिन लोगों की पहुंच इन चीज़ों तक नहीं हो पाई है, कि आपके पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको लेकर आप उनको कुछ सुजेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं? ये एक मतलब मैंने कुछ दवाइयाँ बनाई हुई हैं, बहुत सर्च करके बनाई हैं। जॉइंटेड प्लस करके कैप्सूल्स हैं, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में या जो फाइब्रोमाइल्जिया, उसको तो बड़ी जल्दी इफेक्ट होता है इससे, मतलब विद इन फ्यू डेज, 1 वीक 10 डेज, 2 कैप्सूल सुबह शाम लेने हैं। हफ्ते 10 दिन में पेशेंट बोलता है कि मुझे ठीक है। कहानी इसकी ये है कि कोई लेडी थी अमेरिका से, अंग्रेज थी, उसने ये है 13-14 साल पुरानी बात, उसने ये प्रोडक्ट मेरे से मंगवा लिया अमेरिका में। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने भेज दिया 5-7 बोतलें, 6 बोतलें, तो वो कहती कि डॉक्टर साहब ये तो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था अपने घोड़े के लिए, कि मेरे घोड़े को जवाब दे दिया डॉक्टर ने, उसके घुटने में वो टीके लगाते थे स्टीरॉयड के, तो घुटने उसके जवाब दे गए हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये नहीं दौड़ सकता ना चल सकता, तो अब ऐसे ही बैठा रहेगा। वो बैठा ही रहता था। तो अब मैं आपकी दवाई तो मंगा ली है, तो पर ये तो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं। तो मैंने कहा ये तो पहले ही पता आपको, मैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के तो है नहीं। तो आप एक काम करो, इसकी आधी डब्बी सुबह शाम उसको खिला दो घोड़े को। तो विद इन 1 वीक वो घोड़ा भागने लग गया। 1 वीक। तो वो घोड़ा जो था उसकी उम्र थी 12 साल उस समय, तो उसमें आज 13-14 साल और जमा कर दो, 27-28 साल हो गए। 27-28 साल का वो हो चुका है। तो उसकी टोटल उम्र घोड़े की होती है 30 साल, मतलब कि वो 85-90 साल का बूढ़ा हो चुका है इंसानी एज के हिसाब से, और अभी तक भाग रहा है। तो ये जॉइंटेड प्लस नाम का, इसमें क्या डाला है, इसमें वही निर्गुंडी में कह रहा था, सलक्की जो है जड़ी बूटी है, सलाई गुग्गल भी बोलते हैं उसको, उसमें से भी गूंद निकलती है, और ये बड़ी अच्छी वात शामक है, पेन किलर है, नेचुरल घुटने वगैरह की या जोड़ों की दर्दें ठीक करती है। गुग्गल है इसमें, जिसकी वो धूप भी गुग्गल बनती है ना, तो वो नेचुरल पेन किलर है। सौंठ है, सौंठ तो जिंजर है ही है ना, और अश्वगंधा है। अश्वगंधा अश्व जैसा, उसमें घोड़ा बना देती है आपको, है ना, अश्व जैसी स्मेल आती है इसकी जड़ में से, तो उसका सत्व है। तो ये जॉइंटेड प्लस हो गया। इसकी मैंने आपको कहानी भी सुना दी। फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम ठीक कर देगी। और ये 2 पाउडर है, आम बात अंतक चूर्ण। जैसे मैंने बताया आम बात, उसका अंत है, उसके लिए आतंकवादी है ये। आम बात के लिए आतंक का काम करेगा, उसका अंतक है, क्या अंतक कह लो या आतंक कह लो, तो आम बात का तो इससे खात्मा हो जाएगा। तो ये आम बात अंतक चूर्ण है। आप इसको घर में बनाना चाहे तो मैं नुस्खा बोल देता हूँ। अश्वगंधा, हल्दी,
मेथी, सुरंजान, गोरखमुंडी और सौंठ। तो ये आप इसमें अश्वगंधा आप थोड़ा सा, बाकी सारे बराबर मात्रा में ले लें, मान लो सारे 50-50 ग्राम ले लिए, अश्वगंधा जो है वो 100 ग्राम ले लो। बस, नहीं बनाना नहीं है इसको, ये बस मिक्स करके ग्राइंड करके चूरन बना लेना है। तो ये आम बात तक चूरन, आम बात का खात्मा करने के लिए। तो आम बात तक चूरन हो गया। जो नहीं बना सकते वो आप 1 चम्मच सुबह शाम खा लें, आम बात इससे ठीक हो जाता है। और इसके अलावा हाकम चूरन, इसका नाम हाकम चूरन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसके अंदर सिंपली याद रहे कि क्या क्या पड़ा हुआ है। हालों, कलौंजी, मेथे, अजवाइन। हालों होती है जो चंद्रशूर बोलते हैं उसको। हालों आमतौर पे गांव के लोगों को पता होगा, विलेजेस के फार्मर्स को। तो कलौंजी और मेथे और अजवाइन ये सब गर्म चीज़ें हैं क्योंकि उसमें ठंडक बड़ी होती है, उसमें आम रस जमा होता है, चिपचिपा और ठंडा सा होता है, वो चिपक जाता है। तो उसको पचाने के लिए जठराग्नि को और अग्नि को, धातुओं की भी अग्नि होती है, उसको बढ़ाने के लिए ये हालो, कलौंजी, मेथे, अजवाइन का जो पाउडर है, इट इज़ अ मिरेकल। इसके अलावा मैं बोस्वेलिया, कुरक्यूमिन, बोस्वेलिया वही जो शलाकी जो सलाई गूगल मैंने बोला था, और कुरक्यूमिन मतलब हल्दी का सत्व। जैसे हल्दी होती है ना, कोई 4% है कुरक्यूमिन, किसी में 2% है, किसी में जैसे हम दूसरे वीडियो में बता रहे थे ना कि कुरक्यूमिन जो आम हल्दी है उसमें तो 2% है, कोई मेघालय की है उसमें 5-7% है, तो ये इसमें 95% है। तो 95% हल्दी का कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट है। वो आपकी जो इन्फ्लामेशन है, बॉडी में पेन्स हैं, एक्स हैं, कोई वायु बढ़ गई है, उसको ख़त्म करने के लिए ये पेन को ख़त्म कर। तो ये सब औषधियाँ नेचुरल है, तो केमिकल फ्री, आप कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं। ये कितनी देर लें तो उसमें, वो तो आपने बोला वो तो जॉइंट वाला, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमियल्जिया में कितनी देर वो ले तो ये ठीक हो जाएगा? ये ठीक करने के लिए तो 1-2 महीने लेना पड़ेगा, परंतु सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए विदिन 10-15 डेज फ़र्क आ जाएगा। जो और बीमारियां होंगी, जैसे आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला या 2-4 और बीमारियां बोली, उसमें कितनी देर ये लेना पड़ेगा? उसमें असर देखने के लिए तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, 20-25 दिन या महीना, परंतु उसको प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए 3 से 6 महीने लग जाएंगे। जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी, ढीर बीमारी भी है वो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। काफ़ी मतलब उसमें अच्छा रिजल्ट है। हाँ, मतलब जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको बोला है ना भी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, वो तो मेरे पास कई पेशेंट हैं जो ठीक होके गए हैं, और बाकी गठिए के भी बहुत पेशेंट हैं जो ठीक होके गए हैं। ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और ये जो फाइब्रोमियल्जिया है वो उनके बच्चे हैं। फाइब्रोमियल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम गठिया के और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बच्चे हैं। वो बड़ी बीमारियां हैं, ये छोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। बस आपने वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने, दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल टोटल बंद कर देनी है, चावल और केला भी बंद कर देना है। कोशिश करो मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओगे थोड़ा सा वो आम रस भी नहीं बनेगा, और उससे फिर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मिलेट्स खाने के मुझे 1-2 पेशेंट नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक पेशेंट से मैंने बात की थी कि मिलेट स्टार्ट किए थे उन्होंने, वो बोले मेरे को कब्ज होने लगी, क्योंकि वो म्यूकस को ख़त्म कर देता है। अभी मैंने उसमें क्या है, अगर आम रस ज़्यादा बन रहा है तो मिलेट खाने से आम रस बंद हो जाएगा, तो ड्राइनेस तो होगी। तो अगर मान लो पहले से ही कब्ज है किसी पेशेंट को, कोई स्टीरॉयड खाए हुए हैं या कोई और कोई प्रॉब्लम है, तो मिलेट खाने से कब्ज नहीं हुई, उसकी नेचुरली कब्ज पहले से ही हुई थी उससे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता ही तब है क्योंकि उसमें कब्ज हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, कब्ज हो गई, उसके बाद वो आम रस बन के उसमें जम गया। उसको पहले ही कब्ज है, उसके बाद मिलेट खाया, उसके बाद और भी हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसने भी ड्राई करना है, तो इसमें ड्राई तो करना है क्योंकि म्यूकस बन रही है। म्यूकस अगर आपको स्टूल में नहीं आ रही तो वो आपके ब्लड में जा रही है या आपके जोड़ों में जम रहे हैं। जो हमारे आयुर्वेद का खा वेगुन्य का कंसेप्ट है कि बॉडी में जो दोष है वो घूमते रहते हैं, तो जहाँ पे भी वीकनेस है, जहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस है, खा वेगुन्य है, उसमें जाके जम जाते। तो वो म्यूकस अगर स्टूल में, अगर स्टूल नहीं लगे हुए, म्यूकस नहीं आ रहे, पतला मल नहीं आ रहा,
और कब्ज हो रही है, तो इसका मतलब कि वो ब्लड में जा रहा है, तो उसको ब्लड में से ठीक करना जरूरी है। तो मिलेट्स जो है वो खराब नहीं करेंगे, ठीक ही करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द इंटरव्यू यही है कि आप इन सब लंबी चौड़ी बीमारियों से डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपने खान पान का ध्यान रखें। आमरस का कंसेप्ट समझे आयुर्वेद के हिसाब से, और ये बीमारी ठीक हो सकती है। जो कंसेप्ट आजकल नहीं क्लियर हुए मॉडर्न साइंटिस्ट से, वो पुराने ऋषि मुनि ने कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। आपके लिए मैंने खुद ढूंढ दिया है किताबों में से पढ़ पढ़ के। और बाकी आप हमारा कल्चर है, हमने इतना क्या ढूंढा, आप भी ढूंढ सकते हैं। आपका कल्चर है, हमारे इंडिया का कल्चर है, तो आप उसमें भी थोड़ा सा आयुर्वेद में इंटरेस्ट लें और अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपने तो दवाइयों को ढूंढ निकाला है, लेकिन आपको कहाँ ढूंढे लोग? मुझे ढूंढना कोई आसान मतलब मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। तो आपको सिंपल प्लैनेट आयुर्वेदा की वेबसाइट खोलनी है, planetayurveda.com। और अगर वेबसाइट नहीं खोल सकते तो फ़ोन नंबर है 0172 521 4030, और व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 9915593604। तो ये मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके 5 साढ़े 5 तक हम अवेलेबल हैं यहाँ मोहाली में। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कई कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप किसी ने इलाज करवाने के लिए यहाँ आना ही है, या फिर वो आपसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन लेकर दवाई अपने उनके घर भी पहुँच सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। आप हमारी वेबसाइट पे सारे ऑनलाइन स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप, मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की, तो आप उन डॉक्टर्स के साथ भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक के ट्रेंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मैंने भी ट्रेन किए हैं, और उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं। और मेरे से थोड़ा सा एडवांस में लेनी पड़ेगी, बाकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, तो फ़ोन करके भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। फ़ोन पे भी पूरी बीमारी बताई, रिपोर्ट सेंड की, और आपको कंसल्टेंसी ली, और दवाई उनके घर पे पहुंच जाएगी? बिल्कुल, बहुत इजी कर दिया हमने, और बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इसी को टेली मेडिसिन बोलते हैं, आजकल का नया कंसेप्ट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हमने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है, पूरे प्लेनेट पे पहुंचाने का जिम्मा लिया है। तो काफ़ी कंट्रीज में पहुंचा दिया है, वहाँ से भी, अमेरिका यूरोप से भी पेशेंट कंसल्ट करते हैं। तो हम लोग दवाइयाँ विद इन 4 डेज 3 डेज दुनिया के हर कोने में पहुँचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो ऐसे होता है, एक पेशेंट था कनाडा से, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैं ना सरी से बोल रहा हूँ, मेरे से अपॉइंटमेंट हुई, मेरे को अर्जेंट दवाई चाहिए, ये आप मतलब वो उससे कंसल्टेशन के बाद कहता मैं दवाई कहाँ से लूँ। कहते जी मैं सरी में रहता हूँ। मैं क्या, आपके सरी में ही दवाई मिल जाएगी, अभी अभी जाके फलानी जगह से ले लीजिए। एंड विद इन हाफ एन आवर पता लगा उनके उसके अगली गली में ही रहते थे, वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका ऑफिस वहीं था। आधे घंटे में दवाई मिल गई। क्या बात है, मतलब दुनिया के कोने कोने में प्लेनेट आयुर्वेदा पहुंचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बात पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सो इसन डॉक्टर विक्रम चौहान, फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फिटीक सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਲਜੀਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।